Hey guys, what's up? क्या हालचाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and I hope that your examinations are going super duper great. कल आपका सीएमए इंटर पेपर नंबर 11 ओल्ड सिलेबस का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर है और आज मैं आपके लिए हाफ एन आवर में आप लोग के लिए एक बूस्टर सेशन लेकर आया हूं जो जहां पर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा तीन इंपॉर्टेंट बातें। नंबर वन, हाउ टू यूटिलाइज और 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। आपको जब पेपर मिलेगा आईडीटी का तो आपको 15 मिनट में आईडीटी का पेपर कैसे रिवाइज कर कैसे रीड करना है और उस 15 मिनट में क्या करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, वो 180 मिनट्स का जो आप बैटल फाइट करोगे कल आईडीटी के लिए, तो 180 मिनट्स में एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द सीक्वेंस, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। एंड लास्ट में अपने जून 23 का जो आपका आईडीटी का पेपर आया था ओल्ड सिलेबस में, उसको अपने फुल डिस्कस करेंगे। एक फ्लो पता चलेगा आपको, एग्जामिनेशन का मोड में आप आ जाएंगे। आईडीटी का जो पेपर आया था जून 23 का, वैसा ही कुछ दिसंबर 23 में भी आएगा। आपको एज सच एक गुड टू गो फीलिंग आएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। तो मेरा ये जो डुअल मल्टीपल पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा आफ्टर डूइंग दिस बूस्टर सेशन। आशा करता हूं कि आपको बूस्टर सेशन अच्छा लगेगा। आप शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा, और कल जब आपका ये एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा उसके बाद वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा गया। मैं आपके लिए प्रे करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो वेलकम टू सीएमए इंटर आईडीटी बूस्टर सेशन वन डे बिफोर एग्जामिनेशन फॉर ओल्ड सिलेबस। सबसे पहले अपने बात करते हैं एग्जाम स्ट्रैटेजीज को लेकर। सर सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि वो 180 मिनट्स का जो बैटल है वो अपने को लड़ना कैसे है। सबसे पहले वो 180 मिनट्स में याद रखिएगा, जैसे आप सबको पता है कि जीएस आपका जो आईडीटी का पेपर आएगा उसमें एक पार्ट जीएसटी का रहेगा और एक पार्ट कस्टम्स का रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए जीएसटी का रहेगा और सेक्शन नंबर बी जो है वो आपका कस्टम्स का रहेगा, ठीक है। ब्रेकअप आप सबको पता है, 20 मार्क्स आपका जीएसटी कस्टम्स का है और 80 मार्क्स आपका जीएसटी का है। तो यू शुड बी नोइंग कि सर अपने को बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कस्टम पहले करे कि जीएसटी पहले करे। आपका जो इच्छा वो आप करिए सर। कस्टम अगर आप करते हो तो कस्टम में आप सबको पता है कि 5 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप एनी वन क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। यानी एक क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल रहेगा कि आप अटेम्प्ट करो और एक क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे, एलिमिनेट करोगे। तो सर अगर आप मेरा बात मानो, मैं अगर आपके जगह होता तो मैं तो कस्टम ही करता, क्योंकि कस्टम अगर 20 नंबर आप कर लिए, सेक्शन बी खत्म हो गया, तो 20 आपका सिक्योर। 20 में कम से कम कस्टम में इजीली बच्चों का 10 से 12 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा, कि 5 मार्क्स का बहुत इजी ऑब्जेक्टिव आता है। और नेक्स्ट जो आपका 15 मार्क्स का पेपर होता है उसमें मैं आपको बता देता हूं आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर करके जाना है। अगर आप वो करके जाओगे तो आप लोग के लिए जो कवरेज है वो बहुत अच्छा खासा हो जाएगा दोस्त, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। तो सर आप कस्टम पहले करो कि जीएसटी पहले करो, ये आपका कॉल है, बट करना कस्टम पहले करोगे तो कस्टम का सारा सवाल करना और फिर जीएसटी का सवाल करना। ऐसा नहीं कि कस्टम का कुछ किया जीएसटी का कुछ किया, ऐसा मत करेगा। अगर जीएसटी पहले कर रहे हो तो जीएसटी का सारा सवाल कंप्लीट करना और फिर कस्टम का सारा सवाल कंप्लीट करना। प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा जरूर फोकस करेगा सर। अब अगर आप जो भी कर रहे हो, अगर आप कस्टम पहले कर रहे हो या जीएसटी पहले कर रहे हो, उसका एमसीक्यू पार्ट पहले फिनिश कर दीजिएगा। उसका एमसीक्यू पार्ट फिनिश कर दीजिएगा, मतलब वो एमसीक्यूज जो आपको सबसे पहले अच्छे से आता है। प्लीज वो एमसीक्यू अटेम्प्ट मत करिएगा जो आपको आता ही नहीं है या फिर जिसमें आप कंफ्यूज हो। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, आप अगर एमसीक्यू कर रहे हो कस्टम का, पहले एग्जांपल दे रहा हूं, आपको इसमें से मान लीजिए 3 एमसीक्यू आता है, 2 एमसीक्यू नहीं आता है, तो 2 एमसीक्यू के आगे कोई ऑप्शन मत लिखना, उसको छोड़ देना, उसको अपने बाद में देखेंगे। क्योंकि हो सकता है कि अभी आप हड़बड़ी में करेंगे तो आप कर देंगे गड़बड़ी और आप कर देंगे रॉन्ग। बाद में थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हो सकता है कि आप अगर तुक्का भी मारेंगे तो सही हो सकता है। तो एमसीक्यू मेरे हिसाब से आपको पहले बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब जो आता है वही अच्छे से करना चाहिए, जो नहीं आता है इनफैक्ट वो आपको करना नहीं चाहिए, वो आपको लास्ट में देख लेना चाहिए, लास्ट में जाके आप अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि एनीवेज नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्त। जब आप सेक्शन ए कंप्लीट कर लोगे, जैसे आपको सेक्शन ए में, सेक्शन ए मेरा मतलब एमसीक्यू, ठीक है, व्हेन आई से सेक्शन ए आई मीन एमसीक्यू। जब आप एमसीक्यू कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना, जब आप एमसीक्यू कंप्लीट कर लोगे, ध्यान देना बेटा, जब आप एमसीक्यू कंप्लीट कर लोगे, जब आप एमसीक्यू कंप्लीट कर लोगे तो एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद अपन को डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में जाना है, ठीक है ना। एमसीक्यू खत्म होने के बाद अपन को डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में जाना है। जैसे यहाँ पर आप 5 मार्क्स का एमसीक्यू कर लिए, 5 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग कर लिए, 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स कर लिए और 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स करिए। 20 मार्क्स का जीएसटी है, 5 मार्क्स का ट्रू, 5 मार्क्स का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका कस्टम से आएगा। तो सर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंटायर
एमसीक्यू पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट जो आपको अच्छे से आता है, फिर अपन को वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना चाहिए अगेन सेम जो आपको सबसे बेस्ट आता है। यानी कि सर इन शॉर्ट आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को इनिशियल क्वेश्चंस बेस्ट में जाना है, फिर मैं बेटर में जाऊंगा, फिर मैं गुड में जाऊंगा, और फिर मैं उससे कम गुड में जाऊंगा, और फिर वर्स्ट में जाऊंगा। समझ में आया? समझ में आया? बैड में जाऊंगा फिर वर्स्ट। तो उसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। इनिशियल क्वेश्चन शुड बी द बेस्ट। ट्राई करेगा आप सबसे पहले स्मॉलर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना फर्स्ट 1 घंटे में। स्मॉलर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आता है, या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको अच्छे से आता है, छोटे क्वेश्चंस है आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि आप कर लोगे। जैसे जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर का सवाल पूछ लिया, टाइम ऑफ सप्लाई पूछ लिया, या मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ लिया, आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। इनवॉइस पूछ लिया, कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो लुक फॉर स्मॉलर क्वेश्चंस इन द फर्स्ट 60 मिनट्स एंड देन ओनली वंस विच आर इजी टू स्कोर। जो आपको एकदम लग रहा है इजी टू स्कोर, पहले वो करेगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस में दिमाग मत लगाना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में दिमाग मत लगाना, या फिर वो क्वेश्चंस जो कि आपको चैलेंजिंग लगता है उस पर भी ज्यादा दिमाग इनिशियल 1 घंटे में मत लगाइएगा सर, ठीक है। सर ये 180 मिनट्स का बैटल हम लोग को कैसे लड़ना है? पहला 1 घंटा जैसे मैंने आपको बोला एमसीक्यू पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप 20 नंबर का एमसीक्यू आपका सेक्शन ए में, और कस्टम्स 5 नंबर का एमसीक्यू, ऑब्वियसली जब आप कस्टम स्टार्ट करेंगे तो वो भी आप कंप्लीट कर ही लोगे। शॉर्ट क्वेश्चंस पे मैंने आपको बोला शॉर्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेगा। लेंदी क्वेश्चंस जो कि आपको अच्छे से आता है, कॉन्फिडेंट है, इजी है, वो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस 60 मिनट्स में बेटा अपने को 40 प्लस मिनिमम टारगेट करके चलना चाहिए कि कम से कम पहला 1 घंटा में मैं पास तो हो गया, पास तो मिनिमम हो गया, इसमें कोई मेरे को रोक नहीं सकता। गाइस आईडीटी आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर होता है ग्रुप 2 में। अगर आप इसको अच्छे से निकाल लिए तो ग्रुप 2 का एग्रीगेट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। प्रीवियस पास टर्म जो एग्जाम हुआ था उसमें भर भर के बच्चों को 60 70 80 मतलब इतना सारा प्राइजेस मैंने दिया है मेरे सारे स्टूडेंट्स को जो कि आईडीटी यहाँ से क्लियर किए थे, एनजीसी से, निको जुंगे का क्लासेस से। तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, वो आपको और बेटर गाइड कर पाएंगे क्योंकि ताजा ताजा उनके दिमाग में है। नेक्स्ट 1 घंटा जो सेकंड 1 घंटा रहेगा, इस पे अपने को लेंदी क्वेश्चंस जो कि चैलेंजिंग है, जो कि अपने को थोड़ा सा कम अच्छे से आता है, अपने को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब जब आप 40 मिनट्स यहाँ पे आई मीन 40 टू 45 मार्क्स का आपको पता चल गया कि मेरा सिक्योर हो गया है, अब मैं बढ़ रहा हूँ टू कंप्लीट माई नेक्स्ट 30 टू 35 मार्क्स का टारगेट है मेरा। अब इसमें अपन चाहेंगे कि अपने 3 से 4 जो लेंदी क्वेश्चंस है ना उसको यहाँ पे खत्म कर ले सर। 3 से 4 लेंदी क्वेश्चंस अपन यहाँ पे खत्म कर ले जो कि अपने सोचे थे कि अपने अटेम्प्ट करेंगे, और उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेगा। सर जो 15 मिनट आपको मिलेगा ना, उस 15 मिनट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा विच क्वेश्चंस, और आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा उसका सीक्वेंस। आपको डिसाइड करना पड़ेगा विच सीक्वेंस, आपको उसका सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा, और आपको उसका आप कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले 60 मिनट्स ये करना, फिर 60 मिनट्स ये करना, और लास्ट का जो 60 मिनट है इसमें जो आपका क्वेश्चंस बच गया है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको इसमें टाइम लगेगा, या फिर जो पुराने क्वेश्चंस आपने नहीं किया उसको आप लास्ट का 60 मिनट्स में हैंडल करना। प्लस आपको प्लीज ये याद रखिएगा, यू विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। स्टेप मार्किंग आईडीटी में मिलता है आपको। कुछ भी है, मान लो एग्जांपल आपको, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई समझ में नहीं आ रहा है, आप लिख देना as per the law this is this, in this situation this happened, this happened, this happened। कुछ तो लिखना, फैक्ट्स तो लिख के आ जाना जो आपको पता है। स्टेप मार्किंग मिलेगा सर। और प्लीज लास्ट का जो 1 घंटा है ना उसमें 10 से 15 मिनट रिवीजन ऑफ योर आंसर्स रखिएगा, कि आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करने को मिल जाए कि मैंने ये सारा आंसर्स प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया, कोई आंसर मेरे से मिस आउट तो नहीं हो गया। इससे आपका कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगा कि यस मेरा आंसर सारा कंप्लीट है। तो ये देखो मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ, काफी स्टूडेंट्स को ये टाइम मिलता नहीं है, तो कोई बात नहीं भैया, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं तो आपको बताऊंगा। तो ये 180 मिनट्स पहला 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। 40 नंबर आपको किसी भी तरह के बेटा फर्स्ट उठाना, और वो पॉसिबल है क्योंकि आपका 20 नंबर का तो जीएसटी में ऑब्जेक्टिव है, 5 नंबर का कस्टम में ऑब्जेक्टिव है, 25 नंबर तो आपका ऐसे ही आप सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको 15 नंबर और करना होगा, वो तो यार आराम से कर सकते हो ना। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है याद रखिएगा, इस पे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, टाइम मत ज्यादा दे दीजिएगा। आता है तो आता है, नहीं आता तो आगे बढ़ जाओ। क्योंकि क्या होता है आप एमसीक्यू सोचते में इतना टाइम लगा देते हो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आता है उसको भी नहीं ठीक से करके आते हो। तो प्लीज ये चीज फोकस करके याद रखिएगा कि मेरे को किसी भी तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरा पहला बेटा 1 घंटा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, फर्स्ट 1 घंटा डिसाइड करेगा कि आपका पेपर कैसा गया,
ठीक है, आपका पेपर कैसा गया फर्स्ट 1 घंटा डिसाइड करेगा ये, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सर एक बार हमें चैप्टर वेटेज बता देते तो अच्छा रहता कि इनडायरेक्ट टैक्स में मेरे को क्या एक्सपेक्टेड है, कि मेरे को कौन से चैप्टर से कैसे किस किस नंबर कौन कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना चाहिए और कितना मार्क्स एक्सपेक्टेड है। देखो बेटा ये मैंने एक आइडल टाइम बनाया है, आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे आपको रिवर्स चार्ज वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है डिटरमाइन द लायबिलिटी टू पे जीएसटी। एक मैं बता देता हूँ, आईडीटी आपका 100 नंबर का पेपर है ओल्ड सिलेबस में, तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इंस्टीट्यूट छोड़ने वाला है, सारा चैप्टर कवर करेगा। डीटीआईडीटी न्यू सिलेबस का बात अलग था, वहां पे इंस्टीट्यूट के पास मार्क्स कम है तो वो पूछेगा सब नहीं, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ चैप्टर्स छोड़ेगा, कुछ चैप्टर्स से पूछेंगे। बट यहाँ पे मार्क्स बहुत सफिशिएंट है, 100 मार्क्स में आईडीटी है, आपको आराम से लोग तोड़ के हर चैप्टर से पूछेंगे सर। तो कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि आप ऐसा सोचना कि यार ये से तो आएगा नहीं, सारे चैप्टर से आएगा। हाँ वो आपका है कि आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हो ऑप्शन में से कि नहीं करना चाहते हो। रिवर्स चार्ज जो है आपको याद होना चाहिए कौन कौन से सर्विसेज पे और गुड्स पे जीएसटी जो है वो रेसिपिएंट पे करेगा। ये अपने को आधा घंटा से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 5 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई तो गाइस 15 मिनट का चैप्टर है, 3 सेक्शन है बस, 12, 13 एंड 14, ये बस कर लेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। इन केस कोई भी चैप्टर में कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट गो एंड वॉच माई मैराथन लेक्चर्स, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन माई मैराथन लेक्चर्स विद प्रॉपर टाइम स्टैम्प, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई मेरे 15 मिनट में करना है आपको। टाइम ऑफ सप्लाई से भी 5 नंबर का सवाल आता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर रूल्स से लोग कम पूछे हैं, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में रूल्स पूछ ले कि वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से आपका किस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे। 15 का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें आधा घंटा से 1 घंटा भी लग सकता है। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 नंबर का क्वेश्चन। प्लेस ऑफ सप्लाई से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 बेसिक में आपको बताना चाहता हूँ, 12 एंड 13 ये 2 सेक्शन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विसेज का, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ठीक है ना। ये आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है कि कौन कौन से सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आप निकालेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। नेक्स्ट है आपका आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप क्लेम करते हो बाय द रेसिपिएंट व्हेंस ही हैज फुलफिल्ड सम कंडीशंस। इसमें ब्लॉक क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 घंटा लगे से 1 से 1.5 घंटा आराम से दीजिएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से भी 6 to 8 मार्क्स पूछा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन में एक होता है प्रोविजंस विच इज रिलेटेड टू लायबिलिटी नॉट लायबिलिटी, और एक है प्रोसीजर, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ भी 5 से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कस्टम में इज्जत से 1 से 1.5 घंटा दीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर है, 20 नंबर को रिस्क में मत डालिएगा। वैल्यूएशन, वेयरहाउसिंग, टाइप्स एंड ड्रॉबैक, ये 4 चैप्टर सफिशिएंट है अगर आप कल का एग्जामिनेशन में कस्टम में 20 नंबर में कम से कम आपका 12 से 15 नंबर तो कहीं नहीं है, अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छे से करके चले जाते हो अलॉन्ग विद बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद होगा पिल्फरेज, रेमिशन, फिर हो गया लॉस्ट गुड्स, अबेंडेंट गुड्स, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना, तो यहाँ पे 6 to 8 मार्क्स यहाँ भी आपसे अच्छे से एक्सपेक्टेड है। एग्जेम्पशन वाला चैप्टर में आपको 60 मिनट्स लगेगा, 1 घंटा देना, और पूरा का पूरा सर्विसेज जिसपे जीएसटी एग्जेम्प्ट है उसको एक बार रीड कर लेना, रीडिंग करके जाना, लर्न मत करना, और इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि कौन कौन से सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। ये भी 6 to 8 मार्क्स आपका आराम से 6 to 8 मार्क्स यहाँ से पूछा जाएगा। अमेंडमेंट्स पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैंने जीएसटी का आईडीटी का अमेंडमेंट्स आप लोग के लिए अपलोड किए मेरे चैनल में फॉर योर एग्जामिनेशन टर्म, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अमेंडमेंट से इंस्टीट्यूट एक स्पेशल क्वेश्चंस जो है पूछ सकता है, आपके दिमाग में अमेंडमेंट्स एक अलग से रहे तो एक बार फटाफट जो है अमेंडमेंट्स गो थ्रू कर दीजिएगा। नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर का वेटेज है दोस्त, ज्यादा मैं अगर आपको भी फिर से रिवीजन कराऊं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने मैराथन सब कुछ ले लिया है। अभी आपको थोड़ा बहुत प्रोविजन देखना चाहिए, और थोड़ा आपके पास अगर टाइम है तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप देख के जा सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ सर हमने दोनों कवर कर लिया। मैं आपको अभी जून 23 का पेपर फटाफट लेस देन 10 मिनट्स में, मैं जून 23 का जो आपका एक्चुअल पेपर आया था ओल्ड सिलेबस का, वो मैं अब एक बार आपके साथ क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर आपको पता चलेगा, एक फ्लो में आप एंटर कर जाओगे कि हाँ सर अब हम कल का एग्जाम के लिए सुपर से भी डुपर रेडी है। तो आइए इंटर आईडीटी का जून 23 का आईडीटी पेपर सिलेबस 2016 के हिसाब से जीएसटी में आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग्स द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन। पावर टू डिक्लेयर, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन एक्टिविटीज। जब एमसीक्यू पढ़ते हैं तो चारों ऑप्शन पढ़िएगा,
अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर कि यही है, वो बात अलग है, बट मेरे हिसाब से फिर भी चारों ऑप्शन पड़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं, जबकि आप जब चारों ऑप्शन सोच देखे तो आपके दिमाग में करेक्ट आंसर स्ट्राइक कर गया। ऐसे भी काफी काफी बार होता है। तो पावर टू डिक्लेयर सर्टेन एक्टिविटीज एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये किस में जाएगा दोस्त? ये जाएगा आपका शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में नॉन जीएसटी वाली बात लिखी गई है। नेक्स्ट, अंडर जीएसटी the periods prescribed for issuance of tax invoice in case of provision of services, 30 days normal data और 45 days है banks NBFCs के लिए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। What is the time of supply of goods liable to tax under RCM? गुड्स के लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 अपन पढ़े थे कि जब आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो तो टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12(2) क्या होगा? जिस दिन आपने गुड्स रिसीव कर लिया, जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया, या जिस दिन आपका 31st डे आया फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये तीनों डेट का विच एवर इज अर्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, देखो ये अमेंडमेंट से पूछा गया था, कौन से सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा एग्जेम्प्ट है? तो ये पहले एग्जेम्प्ट होता था बट ये अब टैक्सेबल हो गया है। तो ऑर्डिनरी पोस्ट को उन्होंने अमेंडमेंट किया था जिसका एनवलप का साइज 10 ग्राम से कम है, तो वो सारे ऑर्डिनरी पोस्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड है। वैल्यू सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज क्या? ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक बात तो तय है, डीटी जितना आपका जो सिलेबस है उतना आईडीटी में नहीं है बेटा। डीटी जितना टफ है उतना आईडीटी टफ नहीं है। मैं दोनों पेपर पढ़ाता हूं, मैं दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं। ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्लियर है? मैच द फॉलोइंग में आ जाइए। प्रिंसिपल सप्लाई में क्या होगा? प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और विच कंस्टिट्यूट्स द प्रेडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट सप्लाई, दिस इज प्रिंसिपल सप्लाई। लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड क्या है? एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस। रिटर्न फॉर आईएसडी हो गया जीएसटीआर 6। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया आरईजी 1 एंड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, इसको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये एकदम क्लियर कट आपके लिए मैच द फॉलोइंग था। अब मान लो किसी में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी आप एलिमिनेशन प्रिंसिपल से यहां पर आप आंसर करेक्ट निकाल सकते हो। बहुत इजी होता है मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। यही थोड़ा ट्रिकी मुझे लगता है, जो बच्चे को ट्रू लगता है फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स लगता है ट्रू भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से ये सवाल करिएगा। मनीष अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मशीनरी टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन, यानी वो डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स। द मनीष कैन अवेल 50% आईटीसी ऑन द कंपोनेंट, नो सर, वो क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि वो डेप्रीसिएशन टैक्स कंपोनेंट पे क्लेम कर लिया। दिवी, अ पर्सन ऑफ सिक्किम इज एलिजिबल टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड इज प्रीवियस ईयर टर्नओवर एक्सीड्स 75 lakhs। अरे भाई हमने पढ़े थे यहां पर सिक्किम का ये दिव्य सिक्किम की है, शी इज एलिजिबल टू ऑफर कॉम्पशन स्कीम प्रोवाइडेड इज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड, ये क्या लिखा है? ये डज नॉट एक्सीड होना चाहिए। उसका 75 लाख से ज्यादा कॉम्पोजिशन स्कीम में उसको जाना है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। देखे आपको लगेगा अरे हाँ 75 चल, अरे भाई पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा पढ़ो। पहला 1 घंटा तुमको इसलिए नहीं दिया, पहला 1 घंटा में जो एमसीक्यू आएगा एमसीक्यू को प्रॉपर देना, चाहे तो 25 से 30 मिनट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट एमसीक्यू का फ्री फंड का मार्क्स है, पूरा मार्क्स उठाना। ट्रस्ट में एग्जामिशन का आने का चांसेस 100% तय है। अगर आपने एमसीक्यू में 25 में से अगर आप 20 उठा लिए तो सर डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं 40 तो आप उठा ही लोगे सर, इतना सारा ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। आईटीसी इज नॉट अलाउड इफ द गुड्स आर स्टोलन, यस, अगर आप क्रेडिट नहीं ले सकते अगर आपका गुड्स स्टोल हो चुका है। आईजीएसटी वुड बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस। आईजीएसटी वुड बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, बिल्कुल गलत है। सेंट्रल स्टेट दोनों नहीं, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, फॉल्स है। जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर ऑफ नागालैंड फॉर सप्लायर एंगेज एक्सक्लूसिवली इन गुड्स, अरे बाबा अगर आप नागालैंड में हो चाहे किसी में भी हो, यहाँ पे आपका जो जीएसटी का लिमिट है ये हमेशा आपको याद होगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एम स्क्वायर एनटी, ठीक है, इसका 10 लाख का ही लिमिट होगा, इसमें 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है दोस्त, तो ये फॉल्स हो गया। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। अंडर जीएसटी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर पोस्टपेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होने वाला है? बिलिंग एड्रेस होने वाला है। क्या होने वाला है? बिलिंग एड्रेस। आपका बिलिंग एड्रेस हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। Where person becomes liable to get registered under GST, he should furnish application for registration within how many days? 30 days। उसको 30 days में क्या करना पड़ेगा? GST registration जो है application file करना पड़ेगा। The frequency to file GSTR1 is monthly for the person who opted regular scheme of return filing। जो regular scheme of return filing opt कर रहा है उसको GSTR1 जो है वो
मंथली फाइल करना पड़ेगा। ओके सर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ स्टेट वाइज पैन बेस्ड 15 डिजिट का नंबर। कितना डिजिट का नंबर है? 15 डिजिट का। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब नेक्स्ट अपन आते हैं पार्ट 2 में। इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है कि डीटी आईडीटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ये तो कोई क्लास 11-12 का बच्चा भी आंसर दे देगा सर, बट ठीक है, आ गया, आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। महिमा अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया। आपको पूछा क्या है? required to give the provision related to the aggregate turnover under the CGST Act and compute the aggregate turnover। देखो ध्यान से देखिए, दो क्वेश्चन है, आपको प्रोविजन भी पूछा कि एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन बताओ एंड ऑल्सो और आपको इसका कंपटीशन भी पूछा है, तभी 9 नंबर ऐसे नहीं है। बात समझे? तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। पहले एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब समझाना कि व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन द सेम पैन। एक्सक्लूड क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ऑल टैक्स अंडर जीएसटी। ठीक है। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू आरसीएम, ये आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं है। अब आपको क्या पूछा है? एग्रीगेट टर्नओवर बताओ। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई विच इंक्लूड्स 2 लाख इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, यस इंक्लूड होगा। एग्जाम सप्लाई इंक्लूड होगा। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा। पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये सब इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपोर्ट आप जब किए कस्टम ड्यूटी का पेमेंट, तो ये आपका एक्सपोर्ट के साथ है। तो 32 लाख 8 + 4 12 + 20 32 लाख + 20 32 लाख 20,000 ऐसा आपके सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ था। क्वेश्चन 3, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देख सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई 8 नंबर का आया, देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन 9 नंबर का पूछ लिया, अरे बाप रे बाप। प्लेस ऑफ सप्लाई 8 नंबर का आया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विथ रीजंस, रीजंस मतलब क्या? आपको रीजंस बताना है कि ऐसा क्यों। यू डोंट हैव टू राइट द सेक्शन नंबर इफ यू डोंट रिमेंबर, ओनली इफ यू रिमेंबर द सेक्शन नंबर प्लीज राइट ओनली देन। मिस राखी, आपको खाली रीजन बताना है कि ऐसा एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईजीएसटी एक्ट दिस इज द रूल, अकॉर्डिंगली इन दिस केस दिस हैपेंड। तो 2-2 नंबर का आपसे 4 ठो पूछ लिया। 2222 24 228। Miss Rakhi boards the Mumbai Jaipur train at Mumbai. She sells biscuit packet taken on board by her at Mumbai in the train at Pune during the journey. तो आपका place of supply क्या होगा? We had studied in this situation when the goods are supplied on board a conveyance. In that situation, the location where the goods have been taken on board will be considered to be the place of supply. और यहाँ पे जो बोर्ड किधर किया गया है? मुंबई। बिस्कुट पैकेट्स वर टेकन ऑन बोर्ड एट मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, ऐसा रीजन आपको देना पड़ेगा। मोहन एंड इंटीरियर डेकोरेटर ऑफ न्यू दिल्ली प्रोवाइड्स इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज टू जॉय ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये इंटीरियर डेकोरेटर का सर्विसेज हो गया, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमल प्रॉपर्टी, in relation to Imal property which is located in Chennai. So in this situation, location of the Imal property will be considered to be the place of supply, that is Chennai. Miss Jyoti of Jaipur buys a ticket of a circus organized at Kolkata. Location of event in this situation, event organizing services, ठीक है, buys a ticket, यहाँ पे हो गया admission services, ये हो गया admission to a circus, admission to a event services के केस में place of supply is the location of the event, which in this situation is the city of Kolkata. X Limited and event management company of New Delhi is hired by, याद रखिएगा सप्लायर कौन है? सप्लायर है आपका न्यू दिल्ली का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। किसको सप्लाई कर रहा है? जय, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन बैंगलोर। तो रेसिपिएंट कहाँ का? बैंगलोर का है, और बट अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द आपका जो है रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे आपका लोकेशन ऑफ इवेंट होगा। बट इन दिस सिचुएशन इवेंट इज आउटसाइड इंडिया, तो इफ इवेंट इज आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विच इज बैंगलोर विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो गाइज आपको प्रॉपर रीजंस के साथ इसका आंसर देना पड़ेगा, यही इसका मार्क्स है। अगर आप खाली ये मुंबई चेन्नई ये सब लिख कर आ जाओगे तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, याद रखेगा, ठीक है ना। Next, Ram Trader, a registered dealer, furnishes the following information relating to the goods sold by to Mohan Trader in the course of intrastate. तो ये सारे आपके लिए goods है, ये सब आपके लिए provisions है. According to GST law, you are required to determine the value of taxable supply made by Sri Ram Trader. Items given to point number 2 to 6 are not considered while arriving at the list price of the goods given in point number 1. मतलब ये बोलना चाह रहे कि ये सारे आइटम्स है ना आपने कंसिडर नहीं किया, तो नहीं किया तो कर लो बाबा, अगर नहीं किया है तो कंसिडर कर लो, क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं किया है तो अब आप कंसिडर कर लो। तो सर कंप्यूटेशन कैसे करेंगे आप टैक्सेबल सप्लाई का? आप लिस्ट प्राइस को ऐड करेंगे,
म्युनिसिपल टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी एज पर 15(2)(a) आप ऐड करेंगे। इंस्पेक्शन चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को आप ऐड करेंगे। सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम जय हनुमान ट्रस्ट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एज प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय ब्लाइंड एसोसिएशन, इसको भी अपने क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सर एज पर 15(2) एनी सब्सिडी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट बॉडी लिंक टू प्राइस विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये कंसिडर नहीं है तो तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट, दो मोहन ट्रेडर लेट पेमेंट बट दीज चार्जेस आर वेव्ड, अगर वेव्ड एंड नॉट चार्ज्ड है तो ये वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वेटीएस चार्जेस पेड टू शिव लिमिटेड बाय मोहन ट्रेडर ऑन बिहाफ ऑफ श्री राम ट्रेडर, तो ये याद होगा आपको, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, तो ये जो है ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो सर 5 लाख प्लस 10,000 प्लस 5 लाख 15 प्लस 50 5,65,000 plus 2,500. Your total answer is 5,67,500. आप टैक्स इनवॉइस से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट ई वे बिल से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा, कुछ इसी तरह से सवाल मिलेगा आपको, कोई भी चीज का कॉन्टेक्स्ट पूछ लेगा कि स्टेट द कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर और कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, व्हेन कैन यू नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस, तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस और रिसीट वाउचर, इसका बेसिक्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थ्योरेटिकली। आईडीटी में आप थ्योरी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट टैक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने की चांसेस कम थी, बट आईडीटी में टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल जैसे चैप्टर से, रिटर्न्स जैसे चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट यू विल बी गेटिंग थ्योरी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, राज लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरर प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, देखो 10 नंबर आया आईटीसी से। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विथ राज लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। देखो आईटीसी से ना वो बाइफरकेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, याद है आपको रूल 42 43, वो क्वेश्चन भी 42 का आने का चांसेस ज्यादा है कि क्रेडिट कैसे अपोर्शन करना है, टी में से टी1 निकाला, टी2 निकाला, टी3 निकाला, बचा सी1, सी1 में से टी4 निकाला, बचा सी2, सी2 में से डी1 डी2 रिवर्स करने के लिए निकाला और बचा क्रेडिट जो आपके लेजर में रहेगा, तो डी1 डी2 निकालना पूछा जा सकता है, तो प्लीज रूल 42 अच्छे से पढ़ के जाना, मेरे मैराथन में डिस्कस किया है। आईटीसी कौन कौन सा मिलेगा, कौन कौन सा नहीं मिलेगा, सर आपको बस इसका टेबल बनाना है, कम्बिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी सब लिखना पड़ेगा, जिसका आईटीसी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो भी है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, तभी 10 नंबर मिला है वरना नहीं मिला है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 17 सबसेक्शन 5 पूरा टेस्ट हुआ है कि आप आईटीसी कैसे यहाँ पर निकालोगे दोस्त, ठीक है ना। तो देखो आईटीसी आप कैसे निकालोगे, inputs used for manufacture of final product, yes, ITC is eligible because it is fulfilling conditions of section 16. Goods destroyed due to natural calamities, none of the goods which are destroyed will be eligible for credit under as per 17(5). Food and beverages used in dealers meet, इसका भी credit नहीं मिलेगा। Food and beverages purchased for employee during office hours, irrespective whether it is used for office purpose, it will not be allowed as per 17(5). Goods used for setting up telecommunication towers, please याद रखिएगा, this is covered in the definition of plant, not covered in the definition of plant and machinery. So यहाँ पे अपने को लिखना है telecommunication towers are not covered in the definition of plant and machinery, and any inward supply used for setting up or construction any immovable property will not be allowed as a eligible credit, तो इसका भी credit आपको नहीं मिलेगा। अकाउंट पेपर फॉर फोटो कॉपिंग मशीन यूज्ड इन एडमिन ऑफिस, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आपने पेपर्स मंगाया तो सर इसका क्रेडिट हमें मिलेगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल कर रहा है। गुड्स परचेस कर लिया विदाउट इनवॉइस, बिना इनवॉइस के अगर आप गुड्स परचेस करोगे तो आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी एज पर 16। गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, वारंटी पीरियड आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट होता है और उसके समय आपने जो स्पेयर पार्ट्स गुड्स जो भी यूज किया उसकी क्रेडिट आपको मिल जाएगी दोस्त, तो ये ब्लॉक नहीं है। तो 20 + 4 + 15 टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी जो आपको मिल रहा है वो है 39,000, तो दिस इज और फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5 में आते हैं, देखो रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं कितना पूछा है, एग्रीगेट टर्नओवर पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। स्टेट विद ब्रीफ रीजन, ये कितना नंबर का है, 4 नंबर का है। वेदर फॉलोइंग supplies of taxable goods are required to be registered under GST law. Ramesh is engaged in wholesale कम रिटेल ट्रेडिंग ऑफ फुटवेयर इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में तो यार लिमिट कम है ना। The aggregate turnover during the financial year is 8 lakh which consists of 5 lakh as intra and 3 lakh as inter, तो total turnover कितना है, 8 लाख का टर्नओवर है, ठीक है ना। तो सर aggregate turnover limit is although 10 lakhs, but in this situation Ramesh is engaged in making interstate taxable supplies and hence Ramesh is required to compulsory register under GST law under section 24, आपको proper explain करके लिखना पड़ेगा।
काजल ऑफ गोवा इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो यहाँ पे उसकी टर्नओवर है 22 lakhs, यहाँ पे एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा 40 lakhs। तो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ काजल, सिंस शी इज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, the turnover limit will be 40 lakhs and hence they will liable to be registration only when the turnover exceeds 40 lakhs. In this situation the turnover is 22 lakhs, so not registration required. Next है 5B. Kamesh Services registered is engaged in providing various services to government of Tamil Nadu. तमिलनाडु सरकार को ये बहुत सारे सर्विसेज दे रहे हैं. Company provides the following information for the services provided during the month of November. क्या क्या देखो, यू नीड टू कमेंट, ये आपको एग्जामिशन से पूछ लिया गया 6 नंबर का क्वेश्चन. सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स, सड़कें बनाना ये सब तो सर सरकारों का काम है, और इसमें गुड्स नहीं है, तो ये प्योर सर्विस दिया गया है. किसको? सरकार को दिया गया है. किसको दिया गया है? प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स अगर गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो दिस इज एग्जेम्प्ट. बट यहाँ पे देखो, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन एन एरिया, जहां पे आपने डिफंक्ट लाइट्स को भी रिप्लेस किया, कुछ स्पेयर्स को भी रिप्लेस किया अलॉन्ग विद मेंटेनेंस, और इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो था ये 35% ऑफ योर टोटल वैल्यू विच इज एक्सीडिंग 25%. याद होगा, कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मोर देन 25%, दैट इज एग्जेम्प्ट. बट ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये मोर देन 25% है. सर्विस ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ याद होगा, अगर आप गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं और 75% एक्सपेंडिचर अगर सरकार बेयर कर रही है तो सर वहां पे जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा. बट ये 70% है, लेस देन 75% है, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा. सर्विसेज रेंडर्ड टू वाटर एंड सीवेज कनेक्शन, ये फैसिलिटीज जो सरकार को दिया जाता है ये बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन है, और म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन वाला कोई भी एक्टिविटी अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं तो इस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है देखो सी, ये 5 नंबर का सवाल है और ये आया कॉम्पोजिशन सप्लाई चैप्टर से है. सर आज चीज कवर किया गया है, ठीक है, सब चीज कवर किया गया है, मैं उसमें लेना भूल गया, उसमें आप सप्लाई चैप्टर को भी ऐड कर लेना भाई, उसमें आप सप्लाई चैप्टर को भी ऐड कर लेना. सप्लाई चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 30 मिनट से ज्यादा लिंक नहीं लगना चाहिए. शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है, ये मेन पार्ट है, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाना. देखो, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. विष्णु लिमिटेड हैव अ फैक्ट्री एट कोलकाता एंड अ डिपो इन दिल्ली. कोलकाता में फैक्ट्री है, डिपो दिल्ली में, एंड दीज एस्टैब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड. ओके, यानी विष्णु ऑफ कोलकाता, विष्णु ऑफ दिल्ली, दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन्स. फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम कोलकाता टू डिपो दिल्ली विदाउट कंसिडरेशन. तो डेफिनेटली शेड्यूल 1 के हिसाब से एनी सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स विदाउट कंसिडरेशन विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई. ये आपको बोलना पड़ेगा, यस इट इज सप्लाई एज पर शेड्यूल 1. महेश अ लॉयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई. His sister who is settled in France. तो सिस्टर सबसे पहले सेटल्ड है, डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर, तो ये उसकी रिलेटिव नहीं है. वेल नोन आर्किटेक्ट है. महेश ने आर्किटेक्ट सर्विसेज लिया फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन एंड फॉर हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई. तो ये बिना रेसिडेंट ये फ्री में लिया है और पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है और कंसिडरेशन में नहीं है. तो सर याद रखिएगा, अगर फ्री में है, कंसिडरेशन भी नहीं है और बिजनेस पर्पज में, तो ये सप्लाई कभी नहीं हो सकता. याद रखिएगा, सप्लाई के लिए इंपोर्ट में या तो 7(1)(b) होगा या तो शेड्यूल 1 में पैरा 4 होगा. दोनों में एक चीज है, एक चीज नहीं है. एक में कंसिडरेशन है, बिजनेस नहीं है, दूसरा में बिजनेस नहीं है, कंसिडरेशन है. याद रखिएगा, ओके. तो यहाँ पे दोनों ही नहीं है, ठीक है ना. और इसमें शेड्यूल 1 एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिलेटेड पर्सन है. मान लो एक बार के लिए अगर ये विदाउट कंसिडरेशन भी नहीं होता ना, अगर ये इसका पर्सनल पर्पस नहीं होता, प्रॉपर इसका बिजनेस पर्पस होता, तो भी ये सप्लाई नहीं होता, क्योंकि सर ये रिलेटेड पर्सन से नहीं लिया, ये आर्किटेक्ट से लिया दोस्त, ठीक है ना. ये आर्किटेक्ट से लिया है, इसका कोई रिलेटेड पर्सन है, और ये आर्किटेक्ट वेल सेटल्ड है, ये फैमिली मेंबर नहीं होगा, याद रखना. क्वेश्चन 6 से आ गया टाइम ऑफ सप्लाई 6 नंबर. सर हर पार्ट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस. Palak sells goods to Sita on 15th October. Invoice for the same is issued on 17th October. Payment is received on 5th October. तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा as per section 12, subsection 2 of CGST Act 2017. The time of supply of goods and the forward charges earliest of the following. पहला क्या? Date of invoice. दूसरा due date of invoice. नोट दे देना, एडवांस पेमेंट रिसीट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. फिर आपको पता है दिस इज योर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, द डेट ऑन विच द इनवॉइस वाज सपोज टू बी इशूड, दैट इज डेट ऑफ रिमूवल, एंड दिस इज द इनवॉइस डेट. तो इनवॉइस डेट और ड्यू डेट, ये हो गया डीडी, ये हो गया आईडी. तो विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या है
अर्लियर हो गया आपका 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर विल बी कंसिडर्ड टू बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंड पार्ट क्या है, महादेव लिमिटेड प्रोवाइड सर्विसेज टू राज लिमिटेड ऑन 10th नवंबर, महादेव इश्यूज इनवॉइस फॉर द सर्विसेज ऑन 14 नवंबर। तो इनवॉइस डेट क्या हो गया, 14 नवंबर आपका इनवॉइस डेट हो गया। पेमेंट बैंक अकाउंट में आया 20 नवंबर को और बैंक बुक्स में रिसीव अपने रिकॉर्ड किया 30 नवंबर। तो पेमेंट डेट क्या है, विच एवर इज अर्लियर, 20 नवंबर। याद रखिएगा सर्विसेज में आपको पेमेंट डेट चाहिए होता है। और यहाँ पे आपका इनवॉइस डेट क्या है, 14 नवंबर, सर्विस कंप्लीशन डेट क्या है, 10 नवंबर। तो 10 नवंबर से 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने इशू कर दिया इनवॉइस, तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस डेट क्या है, 14 नवंबर, पेमेंट डेट क्या है, 20 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, 14 नवंबर। नेक्स्ट पार्ट बी, एग्जामिन इन रिलेशन टू कॉम्पोजिशन लेवी। अब कॉम्पोजिशन लेवी से कितना नंबर का पूछा है, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव इट गाइस, कैन यू बिलीव इट, 9 मार्क्स, यू कांट स्किप एनीथिंग। ठीक है, लक्ष्मण इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एरेटेड वाटर, देख के ही समझ में आ गया कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये आइसक्रीम भी मैन्युफैक्चर कर रहा है राजस्थान में, उसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 150 लाख, फर्क नहीं पड़ता। इज ही एलिजिबल, द आंसर इज नो। आपको रीजन पता है, क्योंकि इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एरेटेड वाटर एंड आइसक्रीम। ठीक है, आपको आंसर पता है। नेक्स्ट अपनाते उर्मा लिमिटेड, दे हैव 2 ब्रांचेस, करोल बाग एंड चांदनी चौक इन दिल्ली। 2 ब्रांचेस है, याद रखिएगा, दोनों सेम स्टेट में, हैविंग सेम पैन। करोल बाग ऑप्ट्स फॉर नॉर्मल स्कीम, उर्मिला वांट्स टू कंटिन्यू कॉम्पोजिशन स्कीम इन केस ऑफ चांदनी चौक ब्रांच, नॉट पॉसिबल, यूनिटी है, कॉम्पोजिशन स्कीम में यूनिटी है, अपने पढ़े थे। Once if a person has being registered under normal scheme cannot opt for composition scheme in the another branch. Can Urmila continue composition scheme only for Chandni Chowk branch? The answer is no, they cannot continue. ठीक है, भरत ऑफ महाराष्ट्र ऑप्स और कॉम्शन स्कीम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, कॉम्शन स्कीम ऑप्ट किया था, बट 15 फेब को हिज टर्नओवर क्रॉसेस 150 lakhs. हाउ लॉन्ग कैन ही कंटिन्यू टू बी अंडर कॉम्शन स्कीम? तो ही कैन नॉट कंटिन्यू फ्रॉम दैट डे बिकॉज ही इज his turnover reaches the threshold limit and hence he cannot continue to offer composition scheme. You are required to from मतलब 15 फेब तक वो रह सकता है, बट 15 फेब के बाद से वो नॉर्मल टैक्स ही पे करेगा, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप नहीं कर सकता। शॉर्ट नोट्स ई वेबल आप कर सकते थे। जीएसटी में फाइनल रिटर्न कौन फाइल करेगा, बेसिकली हु हैज surrendered or cancelled their registration, they need to file their final return within 3 months from the date of cancellation or order whichever is later. Manner of utilization आप proper diagram बना के भी दिखा सकते हो कि CGST, SGST, IGST में credits कैसे आपस में एक दूसरे के साथ utilize होंगे। Now next आते हैं अपने customs. Choose the correct option. सबसे पहले ये repeated question है guys. Dash means vessel or cargo which is abundant in the sea without any hope of recovering it. तो ये हो गया derelict. Under custom rules, the loading, unloading, handling charges associated with the delivery of imported goods at the place of importation. याद से प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन में जो आपका लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस है वो कितना होगा, 0, कुछ भी ऐड नहीं होगा सर, कोई अमाउंट ऐड नहीं होता है सर। In applying rule 4 of custom valuation rules, if more than one transaction value of identical good, याद रखिएगा identical goods का अगर एक से ज्यादा अगर आपका transaction value निकला तो आपको lowest लेना कि highest लेना कि क्या लेना, आपको उसका lowest value लेना पड़ेगा identical values में से। प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी शैल बी इनफोर्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 200 डेज, 200 दिन से ज्यादा आपका प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगता। Custom Tariff Act, the protective duty imposed on imported goods for the protection of interest of any industry established in India is on the recommendation of, जो protective duty लगता है उस किसके recommendation के basis पे लगता है, टैरिफ कमीशन। ठीक है सर, ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्लासेस में भी किए। पिल्फरेज और डिस्ट्रॉयड गुड्स के बीच में क्या फर्क है? तो सर पिल्फरेज एक छोटा मोटा चोरी होता है, बट लॉस्ट गुड्स इज अ बिग डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है ड्यूटी से, बट यहाँ पे आपको रिबेट मिलता है, रिबेट एज इन की रेमिशन मिलता है ड्यूटी का, यू पेड एंड देन यू क्लेम इट। यहाँ पे रिस्टोरेशन जो है ना 13 में वो पॉसिबल नहीं है, बट 23(1) में रिस्टोरेशन पॉसिबल है। ठीक है, देन 9B में आई। अब देखो इन्होंने कैसे क्या, आप ध्यान से देखो, ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वेयर हाउसिंग से। ठीक है, ये लोग जनरली क्या करेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल अब मिक्सचर करेंगे। तो आपको अब ये देखना है कि जैसे मान लो क्वेश्चन 10 में आप देखो 8 नंबर का प्रैक्टिकल है, ठीक है, और 7 नंबर का थ्योरी है। अब आपको जिसका थ्योरी सबसे कम अच्छा आता है उसको अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन 9 में आपको पता है कि 7 नंबर का मेरे को ठीक ठाक आता है तो कर लेना, और ये तो आपको अच्छे से आएगा ही, वैल्यूएशन मैंने आपको बताया था। और एक ड्रॉबैक से या फिर आपका क्या बोलते हैं
वेयरहाउसिंग का एक प्रॉपर क्वेश्चन रहेगा, तो वेयरहाउसिंग का भी देखो क्वेश्चन आया और आपका वेयरहाउसिंग ड्रॉबैक से भी सवाल आया। उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार वैल्यूएशन का सवाल देख लेते हैं। वंश इंटरनेशनल ऑफ दिल्ली इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएस, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द सीएफ वैल्यू एंड टोटल अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम्स एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या है देखो, एफओबी वैल्यू ऑफ द मशीन, ठीक है। एयर फ्रेट, ये एयर है, एयर 20% से ज्यादा अलाउड नहीं है। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस इन यूएसए, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन और कमीशन पेबल इज 10,000। इंश्योरेंस चार्जेस हैव बीन पेड बट डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है सर। बिल ऑफ एंट्री हो गया, एंट्री इनवर्ड हो गया, एस डब्ल्यू एस आई जी एस टी जी एस टी सेस हो गया। ठीक है सर। अब आप देखो, सिंपल है, पहले अपने क्या करेंगे, एफ ओ बी वैल्यू $10,000 हो गया। इसमें अपन को क्या करना है, डिजाइन चार्जेस ऐड करना है $500, टोटल कितना हो गया $10,500। ठीक है। अब इसमें $10,500 में आपको देखिए कौन सा रेट लेना है, बिल ऑफ एंट्री रेट और एंट्री इनवर्ट विच एवर इज लेटर बिल ऑफ एंट्री विच इज 78 पर डॉलर। तो आप 10,500 इंटू 78 के हिसाब से कर देंगे 8,19,000। इसमें आपको कमीशन ऐड करना पड़ेगा रूल 10 के हिसाब से, तो आपने 10,000 कमीशन ऐड कर दिया, याद रखिएगा। अच्छा, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस ये कभी ऐड नहीं होता, जो कि प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन में इंकर हुआ है। तो 8,19 प्लस 29 हो गया 829। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इंश्योरेंस ऐड करना है 1.125%, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। और एयर फ्रेट जो है ये आपको $2,500 दिया हुआ है। अगर आप $2,500 एयर फ्रेट लेंगे तो आपको याद होना चाहिए योर अमाउंट कैन नॉट एक्सीड, एयर फ्रेट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ एफओबी। तो आपका 20% ऑफ एफओबी ना कम आ रहा है एज कंपेयर टू ये डॉलर। तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको 20% जो है, इसका 20% आप करेंगे 1,65,800। तो 20% जब आप इसका 1,65,800 करोगे तो आपका टोटल कितना आ रहा है 10,04,126। ये आपका सी आई एफ वैल्यू आ गया। अब इसका आप कस्टम ड्यूटी निकाल लीजिए। आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10%, इस पर 10% और ऐड कर दो, कितना सरचार्ज एस 1%, तो 11% हो गया आपका टोटल कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो 11% आप ऐड किए 1,10,454, टोटल आया 11,14,580। इस पे अब आपको आईजीएसटी ऐड करना है 12%। तो अब आईजीएसटी ऐड करके आपका टोटल इंपोर्टेड वैल्यू आ रहा है 12,48,320। तो अब आप 12,48,320 को माइनस कर देंगे 10,04,126.25, ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये होगा कस्टम ड्यूटी 2,44,204 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। शॉर्ट नोट बताना है स्पेशल वेयरहाउसिंग के बारे में। तो स्पेशल वेयरहाउसेस जो बनाए जाते हैं स्पेशल गुड्स के लिए, जैसे गोल्ड एंड ऑल हो गया, तो इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ओनर ऑफ वेयरहाउस गुड्स के ऊपर क्या राइट्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्पेक्ट कर सकता है गुड्स, डील विद द कंटेनर्स, सॉर्ट कर सकता है गुड्स एंड शो कर सकता है गुड्स सेल करने के लिए। ये शॉर्ट में आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का सवाल एकदम सिंपल था। आपको चार किस तरह सारे क्वेश्चन हमने क्लासेस में किया है। लक्ष्मी कॉर्पोरेशन एक्सपोर्ट करता है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स टू जापान, आपको डिटरमाइन करना है ड्रॉबैक इफ अलाउएबल अंडर सेक्शन 75। तो आपको प्रोडक्ट आप भी टेबल वाइज बना लेना। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए में एफओबी वैल्यू लिख देना, मार्केट प्राइस लिख देना और उसके बाद ड्रॉबैक अमाउंट लिख देना। प्रोडक्ट ए में आइए देखिए, एफओबी वैल्यू एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट कितना 8,80,000, मार्केट प्राइस इससे ज्यादा 935 और इंपोर्टेड वैल्यू तो और ही ज्यादा है, तो भाई ये तो नेगेटिव सेल हो गया। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आपका इंपोर्टेड वैल्यू से बहुत कम है, तो आपको ड्रॉबैक मिलेगा। द आंसर इज नो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ड्यूटी ड्रॉबैक। नेक्स्ट, 2,75,000 आपका एफओबी वैल्यू है, बट आपका मार्केट वैल्यू कम है। याद रखिएगा 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू से ज्यादा आप ड्रॉबैक क्लेम नहीं कर सकते। 30% ऑफ एफओबी वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपका 2,75,000 का जो 30% है वो कितना आ रहा है, वो ज्यादा ही आ रहा होगा। 275 का जो 30% है विच इज कमिंग टू हाउ मच, इट इज कमिंग टू 82,500। ठीक है। और अब इसका 1/3 अगर करते हो तो 1,98,000 का 1/3, याद रखिएगा इससे ज्यादा आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो योर ड्रॉबैक अमाउंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच, 66,000। ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि 30% ऑफ एफओबी 82,500 और 1/3 ऑफ 1,98,000 विच एवर इज लोअर 66,000 इज योर आंसर। तो आप जब प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। 1.5% ऑफ एफओबी वैल्यू है, एफओबी वैल्यू कितना है 3,000, तो 3,000 का अगर हम 1.5% करते हैं तो 45 आता है। ड्रॉबैक लेस देन 50 अलाउड नहीं है, तो इसमें भी एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। याद होगा 1% से कम अगर आप ड्रॉबैक लेते हो तो अलाउड नहीं है, बट इफ द अमाउंट इज मोर देन 500 तो अलाउड है। तो यहाँ पे 1% से तो कम है 1,10,000 0.75%, बट आप देखो 500 से ज्यादा है तो 825 आपको मिल जाएगा। तो ये चारों ड्रॉबैक आपका यहाँ पे आंसर निकल के आता है दोस्त।
देखिए गाइस, मैं जितना ही सम्स करा दूं कम है, बट अभी इस वक्त मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, बिकॉज अल्टीमेटली वही आपको बचाने वाला है। ठीक है, मैंने आपको एक बूस्टर डोज दे दिया है, स्ट्रैटेजी बता दिया 15 मिनट को कैसे यूज़ करना है। प्लीज़ एमसीक्यू से स्टार्ट मत करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना, डिसाइड कर लेना कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस सीक्वेंस में करना है बस। एमसीक्यू जब स्टार्ट करेंगे पेपर देना 2 बजे से, तब अपना एमसीक्यू पढ़ो, फटाफट आंसर दो। एमसीक्यू पढ़ने में टाइम बर्बाद मत करना। रादर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना उस पर फोकस करेगा। 75 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू आप कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे। अगर आप पढ़े हो तो आप किसी भी तरह कर लेंगे। मार्क्स जनरली बच्चों का पेपर कब छूटता है, जब वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाते 15 मिनट्स का स्ट्रैटेजी। ठीक है, इजी क्वेश्चंस पहले करना है, ये 60-60 मिनट याद रखेगा कैसे यूज करना है। चैप्टर्स तो देखो बेटा, वेटेज के हिसाब से मेरे हिसाब से कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो छोड़ने लायक है। सारा चैप्टर तुम जितना कर लो कम है, लेकिन ट्राई करना। सारा चैप्टर्स पॉसिबल है करने के लिए, बिल्कुल पॉसिबल। आप आईडीटी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जून 23 का पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा, ग्रेटफुल लग, आपको हेल्पफुल हुआ होगा ये सेशन। और प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना अपना सारे दोस्तों को, अगर आप अभी तक सेशन देखे हो। और प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कब, एक कल के एग्जाम के बाद, कि सर मेरा पेपर कैसा हुआ। होपिंग टू लिसन गुड न्यूज़ फ्रॉम यू कि आपका पेपर अच्छा हुआ, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका कल का पेपर अच्छा होगा। माई बेस्ट विशेस टू यू फ्रॉम माई टीम एनजीसी, एंड येस विल प्रे फॉर यू कि आपका कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाए दोस्त। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। टेंशन मत लेना, जैसा भी पेपर आएगा, हार्ड भी आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, ईजी भी आएगा तो सबके लिए ईजी आएगा। ईजी पेपर में इंस्टीट्यूट चेकिंग हार्ड करेगा, तो तुमको ऐसा लाइटली लेने का दरकार नहीं है। तुम अच्छे से एकदम प्रेजेंटेशन एकदम तोड़ू करके आना। ठीक है ना, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आना, एक एक चीज नोट लिखना। एग्जाम का जो मार्क्स है, क्वेश्चन का जो मार्क्स है, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएटली सफिशिएंट लिख के आना। ठीक है ना, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन। बाय बाय।